नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडीज़ में व्यस्त भी होंगे। पॉजिटिव काम में अगर आप व्यस्त हैं तो ये अच्छी बात होती है, इसे अच्छा माना जाता है और हमेशा पॉजिटिव बने रहना इंसान के प्रोग्रेसिव होने का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर भी है और सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। तो चलिए इसी क्रम में मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन के डिफरेंट जो पूर्वज थे उन पूर्वजों से संबंधित कहानी आज स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका समय भी ना वेस्ट हो और आप सही समय पर सही दूरी को तय कर पाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस देखा था और उस इवोल्यूशनरी सीक्वेंस की बेसिस पर अगर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें। तो आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि some important points। तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मानव की एंथ्रोपॉइड पूर्वज। अब इसे हिंदी में भी अगर मैं लिखूंगा तो एंथ्रोपॉइड ही लिखूंगा, इसलिए आप परेशान मत होइए कि इंग्लिश में क्यों लिख दी, हिंदी में लिखते तो कुछ अच्छा सा लिखते, हिंदी में भी एंथ्रोपॉइड ही लिखा जाएगा उसको। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आप देखेंगे, आप देखेंगे 3 हो जाएंगे, एक तो बंदर, कपि व आदिमानव। ये कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे बंदर हो गए, कपि हो गए, ये सब एंथ्रोपॉइड पूर्वज हो गए, ठीक है ना, जो कि एंथ्रोपॉइडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक इसी तरह के अगर हम मानव के प्राइमेट पूर्वज कहें, प्राइमेट पूर्वज कहें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएंगे, इसको आप कहेंगे बंदर, कपि, आदिमानव, ये तीनों तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा और क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे तथा लीमर, लोरिस, टार्सियर, आदि। ये कहानी हो जाएगी। बंदर हो जाएंगे, कपि हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे, लीमर, लोरिस, टार्सियर, ये सब आ जाएंगे प्राइमेट पूर्वज की अगर बात होगी तो। इसी के साथ साथ एक तीसरी कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे मानव के होमिनॉइड पूर्वज, तो आप देखेंगे मानव के होमिनॉइड पूर्वज। तो होमिनॉइड पूर्वज में आप देखेंगे केवल 2 आएंगे, एक तो होंगे कपि एवं व आदिमानव। ये आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे
इसमें हम लोग देखेंगे कि कपि, बंदर एवं मानव, इन तीनों का जो कॉमन पूर्वज था, तो यहां पर देखेंगे कपि, बंदर व मानव का कॉमन पूर्वज। अब ये कौन था? तो ये हो जाएगा पैरापिथेकस, जो मैंने पिछली क्लास में आपको, जी हाँ, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था। फिर इसी के साथ साथ हम लोग यहां पर देखेंगे एक और बात कि कपि व मानव का कॉमन पूर्वज। तो इसके लिए आप कहेंगे ड्रायोपिथेकस। और इसी के साथ साथ देखेंगे कपियों की विकासीय रेखा से अलग होने वाला मानव का प्रथम पूर्वज कौन था। तो पिछला जो सीक्वेंस हमने पिछली क्लास में दिखाया था उसको आप देखेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगा कि रामापिथेकस था। तो आप देखेंगे कपियों की विकासीय रेखा से अलग होने वाला मानव का पहला पूर्वज। तो आप देखेंगे ये क्या था, तो आप कहेंगे रामापिथेकस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो कि डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ना? तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आइए इसके बाद कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। अब मानव के जो महत्वपूर्ण पूर्वज रहे हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो आप अगला पॉइंट लेंगे हम लोग, मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज। जी हाँ, इसमें हम लोग सिंपली देखेंगे कि क्या कहानी बन रही है, उसको समझने की कोशिश करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ड्रायोपिथेकस। या प्रोकंसल भी इसको कहा गया है। पहले प्रोकंसल को अलग माना जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि प्रोकंसल और ड्रायोपिथेकस एक ही थे, तो इनको एक माना गया, ठीक है ना? तो आप यहां पर देखेंगे कि लीकी द्वारा खोजा गया, LSB, लीकी द्वारा खोजा गया। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यहां पर हम लोग देखेंगे कि कपियों व मानवों का सामान्य पूर्वज था। और यहां पर हम लोग देखेंगे 15 से 20 मिलियन
वर्ष पूर्व विकसित था। ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक और है, यहाँ पर देखेंगे रामापिथेकस। और इसके लिए एक और चीज देखेंगे, ड्रायोपिथेकस के लिए एक और चीज देखेंगे, हालांकि पूछता नहीं है, मियोसीन एपोक में विकसित था, लेकिन ये चीजें पूछती नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे रामापिथेकस, तो रामा मीन्स भारतीय प्राचीन कथा के जो भगवान राम बताए गए हैं उन्हीं के नाम से ये लिया गया है। भारतीय प्राचीन या भारतीय पौराणिक कथा से, और पिथेकस का अर्थ होता है, पिथेकस का अर्थ होता है बच्चों कपि, इस तरह से। अब सवाल उठता है कि खोज की बात करें तो इसका जीवाश्म एडवर्ड लेवाइस ने शिवालिक पहाड़ियों से खोजा था। तो आप देखेंगे इसका जीवाश्म एडवर्ड लेवाइस द्वारा शिवालिक पहाड़ियों की प्लियोसीन चट्टानों से खोजा गया। इस तरह से इसके लिए आप देखेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है इन दोनों के संबंध में, तो यहाँ पर लिखेंगे नोट करके हम एनसीईआरटी की बात को लिखेंगे, और इनसे संबंधित केवल एनसीईआरटी की बात ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन इन दोनों से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये बहुत पहले थे, ये बहुत आरंभिक पूर्वज हैं, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन सामान्यतः अब नीट में नहीं बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस जैसे पूर्वज लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित थे। इसके साथ ही एक चीज और हम लोग देखेंगे कि ये लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित थे, और यहाँ पर देखेंगे यह चार पैरों पर कपियों की तरह चलते थे तथा अब एक खास बात और,
4 पैरों पर कपियों की तरह चलते थे तथा शरीर पर लंबे बालों से युक्त थे। युक्त थी। अब यहां पर एक चीज आपको और देखनी होगी, इनमें से यह भी आप बताया गया है एनसीईआरटी में कि जो ड्रायोपिथेकस था वह कपियों से अधिक समानता प्रदर्शित करता था तथा रामापिथेकस मनुष्यों से अधिक समानता प्रदर्शित करता था। तो यहां पर देखेंगे ड्रायोपिथेकस कपियों से अधिक समानता प्रदर्शित करता था तथा जो बात करेंगे रामापिथेकस की, रामापिथेकस मनुष्यों के अधिक निकट था और उद्विकासीय दृष्टि से इन दोनों में अधिक विकसित कौन था? तो आप कहेंगे अतः रामापिथेकस अपेक्षाकृत अधिक विकसित था। अधिक विकसित थे। तो ये कहानी हो जाएगी ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस से संबंधित एनसीईआरटी की बेसिस पर। तो यहां से लेकर के ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई ये एनसीईआरटी से है, इसलिए इसको जानना और समझना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो पूर्वज था हम लोग उसकी बात करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में वो नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी हल्की सी चर्चा जरूर किया है सांकेतिक रूप से। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ये था केन्यापिथेकस। अब बात करने जा रहे हैं केन्यापिथेकस का। तो अगर हम बात करेंगे डिस्कवरी, तो इसमें आप देखेंगे बाई LSB लीकी। इस तरह से आप देख सकते हैं LSB लीकी। फिर यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी चल रही है, इसको थोड़ा सा समझें। यहां पर देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जरा सा देखते हैं कि ये कैसा था। तो इसमें आप लिखेंगे यह लगभग रामापिथेकस जैसा ही था, लेकिन एक चीज और देखेंगे, ध्यान दें, रामापिथेकस जैसा ही था परंतु अपेक्षाकृत कुछ अधिक विकसित था। तो ये कहानी हो गई। और
यहाँ पर एक बात और देखेंगे, इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, इसीलिए नीट में इससे संबंधित क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग अगला एंसेस्टर देखेंगे। इसके बाद क्या, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है जी हाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात अगर करें तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे क्या कहानी बन रही है। तो कहेंगे 1.5 से, या हम बात करेंगे कि ऐसे कह सकते हैं लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, ध्यान दें, पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। इस तरह से, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कहानी और है, इसमें आप देखेंगे इसकी जो फॉसिल डिस्कवरी है, आइए हम बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ फॉसिल, तो यहाँ पर आप कहेंगे रेमंड डार्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो आप लिखेंगे बाय रेमंड डार्ट। जी हाँ, इन्होंने डिस्कवर किया था। और इसकी बात अगर हम लोग करें तो आप देखेंगे कि कहाँ से डिस्कस किया था, कौन सी चट्टानों से, तो आप सिंपली कहेंगे फ्रॉम प्लियोसीन रॉक्स। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे इनकी लक्षण की बात करेंगे अगर हम लोग, तो क्या कैरेक्टर पाए जाते थे, इस पर चर्चा करेंगे। तो एक तो आपने लिख लिया है कि पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। आप सिंपली 3-4 बातें इनमें देखेंगे कि 2 पैरों पर चलते थे, अर्थात बाइपीडल लोकोमोशन पहली बार, तो आप देखेंगे पहली बार बाइपीडल लोकोमोशन। इस तरह से एक तो ये हो गया। दूसरी स्थिति यहां पर आप देखेंगे, ध्यान दें, पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करके शिकार करते थे, परंतु आवश्यक रूप से फलों को भी खाते थे। आवश्यक रूप से फलों को भी खाते थे। अर्थात ओमनीवोरस, तो सर्वाहारी थे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, एक ये बात हो गई। अब सवाल उठता है कि ध्यान दें, ये कई जातियों के रूप में लगभग 6 जातियां इनकी खोजी जा चुकी हैं।
तो आप लिखेंगे यह लगभग 6 जातियों के रूप में उपस्थित थे। अब इन 6 जातियों को तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, परंतु कुछ पढ़ना है इनमें से, ठीक है ना। जैसे जी हाँ, ध्यान देंगे। अब जैसे में देखेंगे क्या, इसको सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। जी हाँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। अब सवाल उठता है कि दूसरा यहां पर देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। और फिर तीसरे नंबर पर भी हम लोग देखेंगे, तीसरे नंबर पर यहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। तो ये जो था ये लार्जेस्ट स्पीसीज के रूप में विकसित था। तो यहां पर देखेंगे लार्जेस्ट फॉर्म। इन 6 जातियों में सबसे बड़ा ये था। अब सवाल उठता है कि वो तो बड़ा होने के कारण उसको लिख दिया मैंने, फिर इसको और इसको क्यों लिखा गया, उसे आपको यहां पर समझना पड़ेगा। यहां पर आपको लिखना होगा नोट, और नोट करके हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके, ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिखेंगे नोट, और नोट करके इस चीज को देखेंगे। 2 चीजों को यहां लिखना होगा, एक तो टुआंग बेबी और दूसरा लूसी। ये 2 ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही अलग अलग रूप हैं जिनकी चर्चा हमें करनी होगी। तो यहां पर आप देखेंगे टुआंग बेबी, इसका जो ये स्पीसीज था, तो इसमें आप देखेंगे ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। इस तरह से आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। सिंपली यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी, तो सिंपली यहां पर हम लोग देखेंगे कि यह रेमंड डार्ट के द्वारा खोजा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म था, जो पूरा जीवाश्म एक्चुअल में नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 से 6 वर्ष के बच्चे का केवल ये खोपड़ी थी, अर्थात स्कल था, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे, तो सिंपली देखेंगे यह रेमंड डार्ट द्वारा खोजा गया, या ऐसे हम बात करें रेमंड डार्ट द्वारा टुआंग घाटी से खोजा गया,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस के 5 से 6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म था। क्या था ये? पूरा जीवाश्म नहीं था, बल्कि केवल 5 से 6 वर्ष की बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म था, और उसी खोपड़ी को नाम दिया गया है टुआंग बेबी। क्यों? क्योंकि टुआंग घाटी से खोजा गया था, इसलिए। अब इसी तरह से एक और है, यहां पर आप देखेंगे लूसी। जी हाँ, इसको हम लोग हिंदी में भी चाहें तो लूसी कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या था? तो सिंपली आप देखेंगे यह डोनाल्ड जॉनसन द्वारा खोजा गया। डोनाल्ड जॉनसन द्वारा खोजा गया। जरा सोचिए कि क्या था। तो सिंपली इसके लिए आप कहेंगे इनके द्वारा खोजा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस की अफेरेंसिस का मादा जीवाश्म जी हाँ, या अफेरेंसिस की मादा का जीवाश्म था। इस तरह से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फीमेल का जीवाश्म था, इसीलिए आप देखेंगे इसको नाम दिया गया है लूसी, नाम दिया गया। अब सवाल उठता है कि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कि जो टुआंग बेबी था वह किस स्पीसीज को बिलोंग करता था? तो आप कहेंगे वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस को बिलोंग करता था। और अगर लूसी पूछ ले तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस को बिलोंग करता था। ये दो चीज आपको जरूर यहां पर याद रखनी है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको याद रखनी है। 2 साल पहले भी पूछा भी गया था, ठीक है ना। पहले इसको पूछा गया है, अभी 2 साल पहले रिसेंटली इसको लूसी के बारे में पूछा गया। तो कभी कभी एनसीईआरटी से अलग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिन्हें आपको जानना होगा, समझना होगा। ओके, तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, नीचे यहां पर हम लोगों को एक चीज और देखनी होगी, ध्यान दीजिएगा। रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में कई मिलियन वर्षों का एक गैप है। एक गैप है मतलब एक अंतर है, बड़ा अंतर है, जिनके बीच में विकसित हुए पूर्वजों के जीवाश्म को खोजा जाना अभी भी बाकी है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखेंगे, ध्यान दें, रामापिथेकस व ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विकास के बीच एक बड़ा समयावधि अंतर उपस्थित है। बड़ा समयावधि अंतर उपस्थित है। अब सवाल उठता है कि
जो कई मिलियन वर्षों का है, तथा इस समय विकसित होने वाले पूर्वजों की खोज अभी भी की जानी बाकी है। की खोज अभी भी नहीं हो पाई है। अभी भी नहीं हो पाई है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से इन चीज़ों पर आपको विचार करना आवश्यक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कहानी बनेगी, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो देखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट पूर्वज की का नंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन सा आया, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आया, ध्यान दें, होमो हैबिलिस। जी हाँ, ध्यान देना होगा आपको कि होमो हैबिलिस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसको और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हैंडीमैन या और क्या कहा जाता है, या इसे कहा जाता है प्रथम औजार बनाने वाला पूर्वज। प्रथम औजार बनाने वाला पूर्वज, ये चीज आपको यहां पर देख करके चलना होगा, ठीक है ना। और आप देखेंगे इनमें अगर देखेंगे अब तक जो आ रहे थे वो अधिकतम अब तक जो डिस्कस किए गए उनमें से एक आध पूर्वज को अगर हम लोग छोड़ दें, जैसे ड्रायोपिथेकस को अगर हम छोड़ दें तो रामापिथेकस, केन्यापिथेकस और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब किसमें थे आप देखेंगे। जैसे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस तो मियोसीन में थे, और उसके बाद में ध्यान दें केन्यापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लियोसीन में थे। लेकिन ये पहली बार आप देखेंगे क्या, प्लिस्टोसीन में। अब सवाल उठता है कि ध्यान दें कि फॉसिल की डिस्कवरी, तो यहां पर आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ फॉसिल। अब सवाल उठता है ना कि डिस्कवरी ऑफ फॉसिल में एलएसबी लीकी भी थे और इनकी पत्नी मैरी लीकी भी थी। तो आप देखेंगे बाई एलएसबी लीकी एंड हिज वाइफ मैरी लीकी, ये दोनों लोग शामिल थे फॉसिल को डिस्कवर करने में। अब सवाल उठता है कि इसमें लक्षण क्या थे, तो सिंपली आप देखेंगे लक्षण से रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा सावधानी से आपको यहां पर देखना होगा, ध्यान दें। $1.5 मिलियन ईयर्स एगो विकसित थे,
और यहां पर देखेंगे बड़ी कपालीय क्षमता अर्थात 650 से 800 सीसी से युक्त थे। जी हाँ, ब्रेन कैपेसिटी इनकी थी, मस्तिष्क क्षमता या कपालीय क्षमता कितनी थी, 650 से लेकर के 800 सीसी तक। और यहां पर देखेंगे संभवतः मांस नहीं खाते थे। जी हाँ, हालांकि औजारों का उपयोग करते थे, क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए करते थे, ठीक है ना। और औजारों का उपयोग तो इसके पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो भी करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के औजारों के उपयोग में ये एक बात थी कि वो पत्थरों को लेते थे और उसको औजार की तरह से उपयोग कर लेते थे, लेकिन उन्हें डिजाइन नहीं करते थे, पत्थरों को नुकीला नहीं बनाते थे, जबकि इन्होंने पहली बार औजारों को डिजाइन किया, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे पहली बार इन्होंने पत्थरों के नुकीले व धारदार हथियारों को बनाया। समझ रहे हैं ना, पहली बार इन्होंने पत्थरों के नुकीले या धारदार हथियारों को बनाया, अर्थात ये फर्स्ट टूल मेकर थी। तो आप ये अपने आप में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार जो फर्स्ट टूल मेकर था, पहली बार औजारों को बनाने वाला जो पूर्वज था वो कौन था, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर आपसे पूछी जा सकती है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगले पूर्वज की ओर चलते हैं। ओके, अब अगले पूर्वज की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट एंसेस्टर कौन था। तो जरा याद करिए कि होमो हैबिलिस के बाद आपने किसको लिखा हुआ था, तो इसके बाद आपने लिखा हुआ था होमो इरेक्टस को। तो अगला पूर्वज जो था वो था, आप देखिए, होमो इरेक्टस। अब सवाल ये उठता है कि होमो इरेक्टस का अर्थ क्या होता है? सीधा मानव, जिसका शरीर बिल्कुल ही सीधा रहा हो, समझ रहे हैं ना, ऐसा। तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात, पहले इसे दो तरह से देखेंगे। एक तो होमो इरेक्टस को पहले एनसीईआरटी बेस पर देख लेते हैं, एनसीईआरटी बेसिस पर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, ठीक है ना। और उसके बाद में इसके तीन अलग अलग रूप हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले एनसीईआरटी से रिलेटेड जो बात है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड केवल हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे डिस्कवरी की बात करेंगे, तो डिस्कवर किया था इसको, आप देखेंगे, बाय यूजीन डुबोइस। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, किसने? यूजीन डुबोइस ने। कब? ये था इन 1891। कहाँ से? तो जवाब ये है कि ध्यान दें, फ्रॉम जावा, या हम लोग बात करेंगे फ्रॉम जावा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इसको।
अब सवाल उठता है कि इनकी क्या आवाज़ थी, इनका कैरेक्टर क्या था। तो इसमें आप देखेंगे लक्षण में हम लोग देखेंगे दो पैरों पर अधिक सीधी मुद्रा के साथ चलते थे। और ध्यान दें, सिंपली हम लोग एक चीज़ और देख पाएंगे यहाँ पर, लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो उपस्थित थे। और अगर बातों को हम यहाँ पर और शामिल करें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कुछ इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, और हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि मांस खाते थे तथा अगला कैरेक्टर हम लोग लें तो आप देखेंगे शिकार, ध्यान दें, शिकार, सुरक्षा और भोजन को पकाने के लिए पहली बार इन्होंने आग का उपयोग किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ही पहली बार आग का उपयोग, ध्यान दें, भोजन पकाने या कह लीजिए कि शिकार, सुरक्षा एवं भोजन पकाने के लिए सुरक्षा व भोजन पकाने के लिए आरंभ किया। जी हाँ, इस तरह से आप देख पाएंगे कि इंटरेस्टिंग बात है ये कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कोई चीज, जो फर्स्ट टाइम आता है किसी एंसेस्टर के साथ कोई बात जुड़ती है तो निश्चित रूप से वह बात अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समझ गए? तो इसके अलावा आप देखेंगे यह एक बात और खास देखेंगे इनमें कि यह निम्नलिखित 3 रूपों में उपस्थित थे। खोजे गए हैं। इस तरह से आप देखेंगे। अब ये 3 रूपों में कैसे, आइए देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, हम यहां बोल देते हैं कि 3 फॉर्म्स ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के 3 अलग अलग रूप कौन थे? तो सिंपली यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि ये थे, पहला जावा एपमैन, दूसरा पीकिंग मैन और तीसरा हीडलबर्ग मैन। तो यहां पर आप देखेंगे जावा एपमैन, और इसकी बात हम करें तो इसे कहा गया है, देखिए, होमो इरेक्टस इरेक्टस, ये नाम दिया गया है जावा एपमैन को। और बात करेंगे कि सिंपली कि ब्रेन कैपेसिटी तो ये एनसीईआरटी जो बोलती है वो 900 सीसी। और यहाँ पर ध्यान दें, इसमें भी हम लोग लिखेंगे, ध्यान दें,
इसमें भी हम लोग लिखेंगे जो एनसीईआरटी ने दिया है, ब्रेन कैपेसिटी अर्थात मस्तिष्क क्षमता की बात की जाए तो 900 सीसी बताई गई है होमो इरेक्टस के लिए। तो होमो इरेक्टस के लिए वही डेटा हम लोगों को लिखना है जो यहाँ पर, अर्थात आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी में जो होमो इरेक्टस की चर्चा की गई है वह इन तीनों में से कौन है, वो जावा एपमैन के लिए कही गई है, ठीक है ना। और साथ में हम देखेंगे कि डिस्कवरी, तो डिस्कवरी की बात करेंगे तो बात वही आ गई, यूजीन डुबोइस, इन्होंने किया था। अब अगली बात हम लोग देखते हैं, क्या एक और ऐसा ही फॉर्म था, तो आप देखेंगे पेकिंग मैन। अब पेकिंग मैन की बात करेंगे तो पेकिंग कहां पड़ता है, पेकिंग पड़ता है चाइना में। कहां पड़ता है, चाइना में। तो इसका जो नेम इसको डिजाइन किया गया, डेजिग्नेट किया गया है इसके लिए, वो है होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। अब आप ध्यान दीजिएगा, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, पेकिंग मैन इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना। और इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो हम लोग देखेंगे तो ये थी, आप ध्यान दें, 1000 to 1100 सीसी। और डिस्कवर इसको किसने किया, तो आप कहेंगे, ध्यान दें, अर्थात इसका जो जीवाश्म खोजा गया, इसका फॉसिल डिस्कवर किया गया, वो किसके द्वारा, तो आप कहेंगे बाई WC पेई, इन्होंने डिस्कवर किया था इसके जीवाश्म को। अब आगे आते हैं तो इसमें देखेंगे हिडलबर्ग मैन, अर्थात हिडलबर्ग मानव, और इसके लिए आप कहेंगे कि ये था होमो इरेक्टस हिडलबर्जेंसिस। इस तरह से, तो ये हो गया होमो इरेक्टस हिडलबर्जेंसिस। अब होमो इरेक्टस हिडलबर्जेंसिस की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपको देखना होगा बच्चों कि इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी, ये कितनी मानी गई है, ये मानी गई है लगभग 1300 सीसी। जी हाँ, आप देखिए, ये थी लगभग, अब ध्यान दें, सर्वाधिक, सर्वाधिक का अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक का अर्थ होता है कि इन तीनों में सबसे अधिक बड़ी कपालीय क्षमता या मस्तिष्क क्षमता इसकी थी। और ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों होमो इरेक्टस में से सर्वाधिक विकसित कौन थे, तो आपको बताना होगा कि हिडलबर्ग मैन सबसे अधिक विकसित थे। अब सवाल उठता है कि देखेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे, फॉसिल की डिस्कवरी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो डिस्कवरी ऑफ फॉसिल में आप देखेंगे बाई ओटो स्कोएटेंसेक, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए डिस्कवरी की बात आप भूल जाइए। आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, कि ब्रेन कैपेसिटी का इवोल्यूशन इनमें कैसे था और कौन कितना अधिक विकसित था। तो सबसे कम विकसित था जावा एपमैन, सब मिडिल में था पेकिंग मैन, और इससे भी ज्यादा विकसित था कौन, इससे भी अधिक विकसित थे हिडलबर्ग मैन। और आप ध्यान दें, संभवतः यही आगे चलकर निएंडरथल मानव में विकसित हो पाए थे। तो आप देखेंगे संभवतः
इन्हीं से निएंडरथल मैन का विकास हुआ था। इस तरह से आपको ये तीनों फॉर्म इसके देख लेने हैं और आसानी से समझ लेने हैं। क्लियर है ना? तो ठीक है, इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ओके, आगे हम लोग अगली क्लास में इसके बाद जो चीज़ें बची हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं यहीं पर। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं अगली क्लास में फिर से आपसे एक बार रूबरू हो पाऊँ। ओके, जय हिंद, जय CLC।